हेलो गाइस, वेलकम टू क्लास 10 साइंस। आज हम अपनी पहले की वीडियो कंटिन्यू करेंगे ऑन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो आज के वीडियो को हम शुरू करेंगे सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन सर्किट से। तो अब आपके पास अगर सर्किट बनाने के लिए आएगा तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट किस तरह का दिखता है, उसका सिंबल क्या है, तभी आप उसको यूज कर सकते हैं अपनी सर्किट मेकिंग के अंदर। तो पहला कंपोनेंट है हमारा इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल जो होता है आपके अंदर, उसके अंदर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल दिखाते हैं, वो हो जाता है सिंगल यूनिट सेल। अब इसके बाद हम आते हैं बैटरी पे। तो बैटरी क्या होती है, बैटरी सेल से ज्यादा पावरफुल होती है। तो जब दो या दो से ज्यादा सेल्स को हम आपस में कनेक्टेड दिखाते हैं तो वो हमारा बैटरी का सिंबल बन जाता है। इसके बाद आता है हमारा की ओपन या क्लोज। ये बेसिकली आपका स्विच के जैसा होता है, तो कि आपने स्विच ऑन कर रखा है या ऑफ कर रखा है। की ओपन है मींस आपका सर्किट भी ओपन है, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि वहां पर वो टर्मिनेट हो रहा है। तो उसके केस में हम उसे शो करेंगे एक राउंड ब्रैकेट विदाउट एनी सेंटर डॉट के। और अगर हमें क्लोज्ड की को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम राउंड ब्रैकेट्स के बीच में एक डॉट बना देते हैं, जिसका मतलब होता है कि हमने की को क्लोज कर दिया है, अब हमारा करंट इस सर्किट में फ्लो कर सकता है। इसके बाद आता है वायर जॉइंट। वायर जॉइंट का मतलब है कि ये जो आपको नोड दिखाई दे रहा है, उस नोड के तीनों डायरेक्शंस में करंट फ्लो कर रहा है और हर डायरेक्शन का करंट दूसरे दोनों पे अफेक्ट डाल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइन। तो वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइन का मीनिंग क्या होता है कि दोनों वायर्स में अपना अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है और कितना भी करंट फ्लो कर रहा है किसी में भी, उससे दूसरे वायर के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा, या दूसरे वायर में जो करंट है उसके ऊपर हमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज दिखाई नहीं देगा। फिर इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के ऊपर। इलेक्ट्रिक बल्ब आपका एक फिलामेंट के सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये फिलामेंट का सिंबल बना हुआ है इलेक्ट्रिकल बल्ब के लिए। इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो होती है हमारे सर्किट में, ये हम आगे पढ़ेंगे, वो बेसिकली हिंड्रेंस होती है। तो आपके स्पीड ब्रेकर्स जैसे होती है। तो जब वो होती है काम उसका स्पीड ब्रेकर का होता है, तो उसका सिंबल भी कुछ कुछ हमारे स्पीड ब्रेकर्स जैसा ही दिखाई देता है। इसके बाद अगर वो रियोस्टैट है, मतलब वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो उसे वेरिएबल को डिनोट करने के लिए हम एक एरो लगा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एमीटर। एमीटर हमने कल भी पढ़ा था कि एक सर्कल के अंदर हम ए लिखते हैं, वो हमारा एमीटर का सिंबल होता है, और एक सर्कल के अंदर हम वी लिखते हैं तो वो हमारा वोल्ट मीटर का सिंबल हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज ओम्स लॉ। ये टॉपिक आपका एक्सटर्नल में नहीं तो इंटरनल एग्जाम्स में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो इसको आपको एज इट इज अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओम्स लॉ क्या होता है? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर is directly proportional to the current passing through the circuit provided that the temperature remains constant। अब ये लॉ क्या बोल रहा है कि अगर किसी मेटालिक कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है तो वो करंट उसके दो एंड्स के अक्रॉस लगने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके गाइस, मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम फ्लो करेगा। या अगर करंट ज्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, और करंट कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है V इज प्रोपोर्शनल टू I, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वल्स टू से रिप्लेस करते हैं तो उसकी जगह हमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहां पर हमने वो कांस्टेंट लिया है कैपिटल R। तो हमारी ओम्स लॉ की इक्वेशन बन जाती है V इज इक्वल्स टू IR, वेयर R इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन मेटल। हर मेटल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है और कांस्टेंट रहता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है V&I ग्राफ फॉर ओम्स लॉ। ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पूछा जा सकता है।
आप V और I के ग्राफ में क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे V बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा I भी बढ़ रहा है, या जैसे जैसे हमारा I में इंक्रीज आ रहा है वैसे वैसे हमारे V में भी इंक्रीज हमें देखने के लिए मिल रहा है। सो दिस इज द VI ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। Y एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस है, X एक्सिस पे करंट है, और ये हमारा ग्राफ इस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करें, कल हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैप्पी स्टडीइंग।